आप देख रहे हैं नागपुर से ये तस्वीरें। बजियां आज गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है पूरे देश में और नवरात्र भी आज से शुरू हो रहे हैं। एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं इन दोनों त्योहारों की। लेकिन अब हमारे एक्सपर्ट्स को अब और जोड़ते हैं। हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं और हेमंत ठुकराल भी जुड़ चुके हैं। हेमंत से जानेंगे कि वायदा बाजार में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा और पूछेंगे मयूरेश से कि किस तरह की रणनीति उन शेयरों में बनानी चाहिए। आप दोनों का ही स्वागत है। हेमंत, आपको शुभकामनाएं नववर्ष की। हिंदू नववर्ष आज से शुरू हो रहा है। बताइए, भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन क्या एक रिलीफ भरा हो सकता है? संकेत किस तरह से बन रहे हैं एफएनओ में? गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको, अनिल जी को और सारी सीएनबीसी आवाज़ की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जहाँ तक डेरिवेटिव्स डेटा की पॉइंट ऑफ व्यू की बात रह गई, मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है जो 3 दिन से लगातार एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर्स का सेलिंग फिगर आ रहा है, वो एक वरी सिग्नल है, डेफिनेटली एक वरीसम सिग्नल है, क्योंकि वो अपना लॉन्ग पोजीशंस जितनी भी रोल की थी अनवाइंड भी हो गई हैं एफआईएस की तरफ से। तो ये एक थोड़ा सा जो है सिग्नल मुझे बार बार वरीज कर रहा है। लेकिन डाउन साइड पे 7500 पुट जो है उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कल हमने 3 लाख शेयर अनवाइंड होते हुए देखे, लेकिन फिर भी अभी भी ओपन इंटरेस्ट 50 लाख से ज़्यादा का है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बाज़ार में एक बिकवाली और राउंड जिसको बोलते हैं बाकी है। बाज़ार एक बार 7480 7500 के करीब आ सकता है। वहाँ से एक पुट राइटर्स की एक फाइट मुझे नज़र आती है। अगर 7450 नहीं टूटता है तो एक छोटा सा रिबाउंड आएगा 76-7650 तक। तो हम अपनी टीम को भी यही रिकमेंड कर रहे हैं और श्रोताओं को भी यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट करें, बाजार नीचे आए, वहाँ से अटेम्प्ट करें लॉन्ग का, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 7450 और टारगेट 76 का। ऑल्टरनेटिवली 7500 का पुट भी ले सकते हैं कल, वो 7500 का कॉल भी ले सकते हैं। कल 140 के करीब बंद हुआ है। अगर 110-115 के बीच में मिलता है वो तभी मिलेगा जब बाजार 7500 के आसपास आएगा। तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप उसको लॉन्ग कीजिए। उसका टारगेट मुझे 160 से 170 के करीब का लग रहा है। ओके। और इस बीच हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग से। और मयूरेश तो मुंबई के, महाराष्ट्र के हैं। मयूरेश, आपको गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। ये बताइए कि क्या नए साल के दिन आज क्या कुछ उम्मीद की जाए कि बाजार का करेक्शन खत्म हो, थोड़ी खरीदारी लौटे निचले स्तरों से? मॉर्निंग अनिल जी, आपको, हेमंत जी को, सीएनबीसी आवाज की टीम को और सारे दर्शकों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे एक ग्लोबल सेटअप दिख रहा है, आई थिंक जो रिस्क ऑफ ट्रेड अभी चालू हो गया बिकॉज ऑफ फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस, जो ऑयल की उतार चढ़ाव चढ़ रही है, जैसे डाउ ने रिएक्ट किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ग्रोथ कंसर्न्स हैं ग्लोबली, आई थिंक दैट विल स्टिल कीप ऑन परसिस्टिंग और एक ओवरहैंग से बने रहेंगे मार्केट्स के लिए। और ये साफ दौर से दर्शाएगा वॉलेटिलिटी में। दूसरी बात, आई थिंक अर्निंग सीजन चालू हो गई हेमंत जी, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन मार्केट्स, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ग्रेट नहीं है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ हाउ बैंक्स विल परफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक कंस्ट्रक्शन विल परफॉर्म। काफ़ी कुछ आईटी कंपनियों के आई थिंक जो बजट स्पेंडिंग होती है वो डिटरमाइनिंग होंगे ट्रेंड्स। तो काफ़ी कुछ आई थिंक शायद बिल्ट इन हो गया है प्राइस में, बट मार्केट्स विल स्टिल आइडियली वांट टू वॉच कि अर्निंग्स एक्चुअली पैन आउट कैसे होते हैं। दूसरी बात, आई थिंक मानसून से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि काफ़ी अच्छा हो सकता है ये बार, और होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक देयर इज नॉट बीन 3 years ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ड्राउट्स। तो एक वो पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं। और तीसरा, आई थिंक जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टार्ट होगी, आई थिंक प्राइवेट केपेक्स विल स्टार्ट फॉलोइंग थ्रू, क्योंकि काफ़ी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, ब्लॉक प्रोजेक्ट्स आई थिंक हैव स्टार्टेड ट्रिकलिंग टू यूटिलाइजेशन लेवल, सीमेंट कंपनियों की पिकअप देखा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर प्राइवेट केपेक्स अगले 2 से 3 क्वार्टर में रिवाइव होता है तो FY17 के अर्निंग्स काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। तो ये उम्मीद के साथ कि आई थिंक द इंडियन मार्केट्स विल परफॉर्म वेल, मुझे लगता है दिस getting good wishes and lots of return on investment for investors from a 1 to 2 year time frame. ऑलराइट, चलिए तो किराए बाजार पर, लेकिन वक्त हो गया है संदीप वागले जी से विदा लेने का। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज अपने स्टॉक्स और बाजार पर राय हमसे शेयर करने के लिए। दोपहर में फिर से आपसे पूछेंगे कि मार्केट का व्यू आपका क्या बन रहा है, लेकिन अब ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद राकेश बंसल हमारे एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे बाजार पर उनका व्यू, और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आज खुलते ही एक्शन में देखने को मिलेंगे, उन सब पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद।
और आज द जंगल बुक भारत में रिलीज हो रही है। हॉलीवुड के डायरेक्टर जॉन फेवरू की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया, यानी कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स होना जरूरी है। और भारत में किपलिंग की कहानियों पर आधारित जंगल बुक में मोगली का किरदार भी निभाया है भारतीय मूल के ही नील सेठी ने। तो आज इस रिलीज पर हमारी नजरें, हमारे बच्चों की नजरें भी है अहमद। जी हाँ, और एक गाना जो बचपन में सबको काफी पसंद था, जंगल जंगल बात चलिए, पता चला है या तो उसको आज वापस से सुनने का मौका मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। देखिए, आपको आपकी बचपन की मेमोरीज में ले जाने वाली है मूवी। मोगली, बगीरा, शेर खान, ये सारी चीजें याद है कि जब मैं स्कूल खत्म कर रहा था या कॉलेज में आया था तब ये बहुत पॉपुलर था। और अभी मेरे लिए तो ये अच्छी बात है, कल ही मेरे बेटे के एग्जाम्स खत्म हुए हैं। तो जाने वाले हैं आप आज? बिल्कुल जाना बनता है। आप भी जा रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं तो जा रहा हूँ और आज ऑफिस के बाद सबसे पहले यही काम करने वाला हूँ। एक्सपर्ट्स भी पूछें एक बार, जा रहे हैं या फिर वो पीवीआर जैसे स्टॉक्स में दाव लगाने की राय देंगे। मयूरेश बताइए, क्या मूड है? फ्राइडे है, मार्केट देखिए हफ्ता तो अच्छा नहीं रहा, मूड बदलना चाहेंगे मूवी देख के? सर चॉइस नहीं है सर, तो मूवी बच्चे ने डिसाइड कर लिया तो जाना है। नहीं, लेकिन इसी बार ने कभी कभार आपका बचपन फिर से लौट आता है, तो ऐसी मूवीज, कभी कार्टून्स, कभी ऐसे पुराने देखने में वो मजा तो ही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कहीं कोई मौका दिखता है मयूरेश आपको पैसा लगाने का मल्टीप्लेक्स शेयरों में? नहीं, ऑप्शंस काफी है अनिल जी, और आप देखें तो ये जो कंसोलिडेशन चल रही है स्पेसिफिकली मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री में, आई थिंक दैट इज गोइंग टू टेक अ पॉजिटिव ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड। जैसे नंबर्स आ रहे हैं और आपको क्लियरली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इनका जो F&B रेवेन्यू होता है और जो टिकटिंग से रेवेन्यू होता है एक कंटेंट पाइपलाइन के ऊपर होता है। तो जैसे पाइपलाइन अच्छी होती है मूवीज की, मुझे लगता है जैसे रिस्पॉन्स आएगा, जैसे इनके यूटिलाइजेशन लेवल्स अक्रॉस मूवी हॉल्स भरते हैं, आई थिंक दैट क्रिएट्स अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। तो मुझे लगता है आई थिंक कोई पीवीआर जैसे शेयर अगर होल्ड करता है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। कहीं ना कहीं आई थिंक जो कंटेंट है पीवीआर जैसे कंपनी के लिए स्पेसिफिकली, आई थिंक इट्स गॉट अ ह्यूज कंटेंट। जैसे इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट दिखाएगा, एक मार्केट शेयर गेन्स दिखाएगा। और तीसरा इनका F&B का ट्रेंड भी आई थिंक इज ऑन द इंक्रीजिंग साइड। तो मेरी राय ये रहेगी कि पीवीआर जैसा अगर स्टॉक कोई होल्ड करता है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। चलिए, आपके पास शेयर है तो इसको जरूर होल्ड करना चाहिए। कई बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी इस स्टॉक पर काफी बुलिश हैं, काफी ऊंचे लेवल्स उन्होंने सुझाए हुए हैं इस शेयर के लिए। आगे आने वाले समय में इस स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है, आगे देखी जा सकती है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। कई स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले, उन सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है, मयूरेश जोशी, राकेश मंसल और हेमंत ठुकराल। लेकिन बता दें आपको, आज बैंक्स बंद है। जी हाँ, तो करेंसी मार्केट की शुरुआत आज हम नहीं करेंगे। करेंसी मार्केट से रुपए से हमें कोई संकेत नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी बाजार तो खुले हैं, हमारे बाजार खुले हैं, इक्विटी मार्केट खुले हैं और हम आप सबके साथ हिंदू नववर्ष आज मना रहे हैं। शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। चलिए, बाजारों की शुरुआत होगी, उससे पहले बैंक निफ्टी पर एक राय ले ली जाए हेमंत ठुकराल से। हेमंत, ये बताइए क्या किया जाए बैंक निफ्टी में, वहां पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? देखिए अनिल जी, जब से आरबीआई पॉलिसी मेरे ख्याल निकली है, सबसे वीकेस्ट सेक्टर जो है अभी बैंक निफ्टी लग रहा है, क्योंकि उस पर लगातार शॉर्ट्स बन रहे हैं, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में। तो ये दोनों जो हेवी वेट्स हैं, इनमें काफ़ी शॉर्ट्स बिल्टअप हो रहे हैं। और बैंक निफ्टी ने अभी 15,800 का घर जो है वो वायलेट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 15,200 को एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। तो वी आर रिकमेंडिंग शॉर्ट बैंक निफ्टी। थोड़ा भी रैली भी आए, थोड़ा रिबाउंड भी आए तो शॉर्ट करना चाहिए। 15,250 15,200 के आसपास उसको कवर कीजिए। बट जो भी ये ट्रेड रिकमेंडेड ट्रेड शुरू करेगा, उसका स्टॉप लॉस 15,750 15,800, तो ये स्टॉप लॉस लेवल जरूर लगा कर रखें।
ओके, चलिए तो इन स्टॉप लॉसेस को जरूर आज फॉलो करें, लेकिन HDFC इस पर राय राकेश की जानना चाहता हूँ। राकेश, इस स्टॉक ने बाजार को काफी नीचे खींचा है, 4% देखिए इस हफ्ते कमजोर हुआ है। कल भी जिस तरह से ये शेयर गिरा, दबाव बना रहा था उन प्रोविजन के आंकड़ों के बाद, कैसे देख रहे हैं आप इसे? और अभी क्या मौका है यहाँ पर और शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाने का, या आपको लगता है कि अब एक बाउंस दिखाने के लिए खड़ा है ये? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हेमंत जी, टेक्निकली देखें तो काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। ऊपर में 1110 1112 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, किसी भी उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। और चांसेस इस चीज के लगते हैं कि स्टॉक के जो रिसेंट अभी लोस थे 1020 1022 के अराउंड को, उनको टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। किसी भी उछाल पे बिकवाली की राय रहेगी। ओके, तो ये है राय इस बीच। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर लगातार शॉर्ट की राय सबकी आती दिख रही है, संदीप वागले ने भी कहा था, और वायदा कारोबार में मारुति को शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं इस वक्त हेमंत ठुकराल। लेते हैं उन्हीं से टारगेट्स। बताएं, मारुति को शॉर्ट करना चाहिए इस वक्त हेमंत? देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से दो चीज़ें हो गई हैं। एक तो जो भी येन कैरी ट्रेड्स हैं उसका इफेक्ट मारुति पे बहुत क्लियरली अब नज़र आने लग गया है, और हर स्तर पे डेरिवेटिव्स डेटा पे आप देखिए शॉर्ट्स बन रहे हैं। कल भी फ्रेश शॉर्ट्स हुए हैं विद डिलीवरी वॉल्यूम्स मूविंग अप, तो दोनों साइड से सेलिंग प्रेशर काफ़ी आ रहा है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था जिस तरह से स्टॉक ने 3500 के नीचे क्लियरली ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो अब जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 3330 3350 का। तो वहाँ तक ये स्टॉक मुझे लग रहा है आएगा। अगर आप आज इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो 3520 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलिए, बट डेफिनेटली ये एक अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट है। ओके, ये एक बेहतरीन शॉर्ट कैंडिडेट है। कि इस बीच भारतीय बाजार खुल चुके हैं, देखते हैं एशियाई बाजारों की कमजोरी को दरकिनार कर SGX निफ्टी की तर्ज पर खुलते हैं या फिर कुछ कमजोरी होती है। 55 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 20 अंक ऊपर निफ्टी आपको नजर आएगा। मजबूत क्या है? टाटा मोटर्स 10% जो टिकेगा नहीं प्री ओपनिंग सेशन में भी, और बात की तो बात भूल ही जाइए। बॉश 1.5% मजबूत है, टेक महिंद्रा 1% मजबूत है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। येस बैंक में 1.5% की कमजोरी इस वक्त नजर आएगी। रुपया तो आज छुट्टी है करेंसी मार्केट में, तो वहाँ से तो कोई संकेत हमारे लिए है नहीं आज के लिए। ये इस वक्त का रुझान हेमंत। अल्लाह, इन्फोसिस देखिए थोड़ा कमजोरी के साथ आज सेशन में खुलता हुआ दिख रहा है, और मैं देख रहा था कल इन्फोसिस का जो ADR था उसमें करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली थी। और इस हफ्ते भी आप देखिए इन्फोसिस ने करीब 2.5% की कमजोरी दिखा दी है। और अगला हफ्ता इसके लिए इंपॉर्टेंट है, 15 तारीख को शुक्रवार को जब भारतीय बाजार बंद है तो इसके नतीजे आने वाले हैं। एक बार हेमंत से पूछते हैं किस तरह की पोजीशंस इन्फोसिस में इस समय बन रही हैं, इन्फोसिस पर क्या राय है अब नतीजों से पहले? 3 दिन का हफ्ता है, अगला हफ्ता छोटा है। हेमंत, कैसे अप्रोच करेंगे इन्फी को? देखिए बेसिकली इन्फी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड रहा है हमारे लिए, क्योंकि बीच में जब ये 1200 के ऊपर क्रॉस हो गया था तो काफ़ी साइंस दिखा रहा था कि एक 1270 1280 तक के जाने का। बस लास्ट 3 दिन में 9.5% ऊपर इंटरेस्ट शॉर्ट में ऐड हुआ है, और स्टॉक ने 1200 का घर फिर से नीचे की तरफ तोड़ दिया है। तो अब स्टॉक थोड़ा वीक सिग्नल्स दे रहा है। मेरे ख्याल अब इसको दोबारा से 1130 1140 टेस्ट करना पड़ेगा एक बार हेमंत। ऊपर का स्टॉप लॉस 1210, क्योंकि अगर वापस से 1210 के ऊपर जाता है तो ही कोई ट्रेंड चेंज होता है। बट जिस तरह से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं लास्ट 3 डेज में, ऐसा लगता है कि स्टॉक को पहले 1130 टेस्ट करना पड़ेगा। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये IT अक्रॉस द बोर्ड है, TCS, टेक महिंद्रा सब में शॉर्ट्स बिल्टअप हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फी में सेलिंग है, बट डेफिनेटली लास्ट 3 दिन में इन्फी ने सबसे ज्यादा वीकनेस के सिग्नल दिए हैं। अच्छा, एक सागर सीमेंट, इस शेयर के चार्ट्स देखिए जरा राकेश फटाफट, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि इनके आंकड़े आए हैं सेल्स के, वो साल दर साल 42% बढ़कर आए हैं। और तेलंगाना में जहां इनकी ज्यादा प्रेजेंस है वहां तो 120% के आसपास सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। ये छोटी छोटी सीमेंट शेयर कंपनियां बड़ा कमाल कर रही है। कल मेरे ख्याल से कल आपने भी एक सीमेंट शेयर उदयपुर सीमेंट जो JK लक्ष्मी सीमेंट की सब्सिडी कंपनी, तो वो चुना था। ये तमाम सीमेंट कंपनियां अच्छा एक्शन में दिख रही। सागर सीमेंट चार्ट पर कहीं कोई मौका बनता है खरीदारी करने का? अनिल जी, डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नीचे में अगर आप देखें स्टॉक ने 400 रुपए के अराउंड एक अच्छा बेस बना रखा है, और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल रुझान है, मुझे लगता है स्टॉक एक नए लाइफ टाइम हाई का कैंडिडेट है। शॉर्ट टर्म में 470 472 के लेवल्स मुमकिन है, बट जिस तरीके से नीचे से बेस बिल्डिंग है,
पॉजिटिव क्रॉसओवर नीचे से इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 470 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने का पोटेंशियल रखता है। इन स्तरों पर या गिरावट पे स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। हेमंत, आपकी लिस्ट में मैं देख रहा था पिक्स में भेल भी शामिल है। कल हमने एक ज़बरदस्त रैली स्टॉक में बनती हुई देखी थी। नतीजे आने के बाद क्या ये मोमेंटम आज कंटिन्यू रह सकता है? आप कैसे अप्रोच करेंगे इसे? देखिए, मेरे हिसाब से जिस तरह से डेटा पॉइंट्स मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था, एक तो दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि भेल में कल जो वॉल्यूम हुआ है वो उसका इंट्राडे वॉल्यूम पिछले एक साल का सबसे हाईएस्ट है और डिलीवरी भी मार्किंग सबसे हाईएस्ट हुई है लास्ट एक साल की। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है एक स्टॉक के लिए। और नतीजे तो मुझे इतना समझ में नहीं आते, लेकिन जिस तरह से डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, 7% फ्रेश लॉन्ग ऐड हुआ है और स्टॉक लगातार पिछले 3 हफ्तों से 112 का बॉटम बना के बार बार अपने आप को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको डिप पे लेना चाहिए और मुझे ऐसे लग रहा है कि इस बार ये स्टॉक पोटेंशियल है 130-135 तक जाने का। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट की वजह से कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आता है और 115-116 के पास लेने का मौका मिले तो डेफिनेटली लीजिए। स्टॉप लॉस 112 का और मुझे लगता है इस बार पोटेंशियल है 130 से 135 तक जाने का। तो ये है राय इस वक्त भेल के फ्यूचर्स पर खरीदारी की राय बनती हुई दिख रही। लेकिन हमेशा की तरह हर रोज नीति हमारे साथ रिपोर्ट्स लेकर आती हैं एफआई ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। नीति, आज तो देखिए नए साल का दिन है, बताइए कुछ अच्छी रिपोर्ट्स हैं क्या आपके पास? भेल पर रिपोर्ट्स है अनिल जी, और राय बिल्कुल बटी हुई है। जहां सिटी पहले अच्छी वाली बताइए, पहले अच्छी वाली बताइए। अच्छा ठीक है। सीएलएस से मेंटेन करा अपना आउट परफॉर्म की रेटिंग। टारगेट प्राइस इन्होंने 138 रुपए का दिया है। मौजूदा भाव से आपको 14% की तेजी देखने को मिल सकती है। ये पहला डबल डिजिट ग्रोथ इन्होंने क्लॉक किया है ऑर्डर बैकलॉग में, क्योंकि 42% इनके नए ऑर्डर्स में इजाफा हुआ है, जिसमें से 55% पावर सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। ये बहुत ही पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। इनफैक्ट ये मान के चल रहे हैं कि आगे एग्जीक्यूशन यानी जो प्रोजेक्ट लागू करने में जो उनकी दिक्कतें हैं वो खत्म होगी, मार्जिन्स इनके बढ़ेंगे, इसलिए आउट परफॉर्म की मेंटेन कर रहे हैं। रेटिंग 138 तक के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। एंटीक और ज्यादा बुलिश कॉल दे रहा है, निवेश करने की सलाह आपको दे रहा है। 203 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है। 71% की मौजूदा भाव से तेजी हो सकती है। ऑर्डर इनटेक बहुत स्ट्रांग है और प्रॉफिट में जिस तरह से चौथी तिमाही में रिकवरी देखने को मिली है वो इंडिकेट करता है कि आगे चल के मार्जिन्स बिल्कुल तरीके से इंप्रूव होंगे। 203 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं भेल पर, ऐसा मानना है एंटीक का। अब अनिल जी बता दूं बिकवाली की कॉल्स भेल पर तो सिटी की मेंटेन करा अपना सेल यानी बिकवाली की कॉल और 102 रुपए का लक्ष्य उन्होंने दिया है। 14% की मौजूदा भाव से गिरावट आ सकती है शेयर में। कोई रीजंस नहीं है इनको चेयर करने के लिए। FI 16 के प्रोविजनल नंबर्स में फाइनेंशियल इनके अनुमान से बेहद कमजोर आए हैं। ऑर्डर इनफ्लो भले ही आपको इनलाइन दिख रहा होगा, मगर जो स्ट्रैंडेड प्रोजेक्ट्स हैं यानी जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो एक बड़ी चिंता का विषय है। मार्जिन्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है क्योंकि सुपर क्रिटिकल और EPC प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। बिकवाली करने की सलाह गोल्डमैन सैक्स भी दे रहा है। 103 रुपए का लक्ष्य इनका मेंटेन किया हुआ है। 14% की गिरावट सिटी और गोल्डमैन सैक्स की गिरावट का लक्ष्य है और 14% ही CLSA का अपसाइड का पोटेंशियल है। एंटीक हालांकि 71% के अपसाइड के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है। एंटीक 203 के टारगेट बता रहा है और सिटी 103 वाले टारगेट के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ हेमंत कि एक चीज पक्की है, अब आगे चलते हुए भेल निफ्टी का सबसे वोलेटाइल स्टॉक होगा। जी हाँ, और सबसे जो दोराए एक ही कंपनी के ऊपर अलग अलग आ रही हैं और इतना बड़ा वेरिएशन मैंने नहीं देखा किसी और स्टॉक में। कुछ दिन पहले हम देख रहे थे एक रिपोर्ट 70 के टारगेट दे रही थी, एक 140 के टारगेट दे रही थी और अब भी आप देखिए फिलहाल आज CLSA, एंटीक और हेमंत टुकराल ये तीनों बुलिश है भेल के ऊपर। तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पर। लेकिन और कौन से ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं अलग अलग स्टॉक्स पर नहीं थी वो भी बताइए। इन्फोसिस कल सबके रडार पे थे। आज सिटी न्यूट्रल का कॉल मेंटेन कर रहा है। 1215 का लक्ष्य इन्होंने दिया है। 2 से 3% का ही महज अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। FI 17 के जितने भी इनके इन्वेस्टर डिस्कशंस हुए हैं उसमें रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस पे सबका फोकस था, मगर बाजार नज़रअंदाज कर रहा है मार्जिन्स के डिप्लीशन को और ये कह रहे हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा
भले इनका जो रेवेन्यू का गाइडेंस है वो पॉजिटिव हो, मगर FY17 के जो मार्जिन्स हैं वो क्लोज टू लोअर एंड ऑफ 25% ±1% का ये देख रहे हैं, और जो कि बेसिक जो कंसेंसस है उससे 100 बेसिस पॉइंट कम है, इसलिए न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं। और 1215 का लक्ष्य आपको इन्फोसिस दिखा सकता है। JP मॉर्गन ने आज एल्केम लैब्स पर न्यूट्रल के साथ इनिशिएट किया है कवरेज, 1500 का लक्ष्य इन्होंने दिया है। अर्निंग्स इंपैक्ट हुई हैं क्योंकि इनके जो ग्रोइंग बिजनेस है इसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है। 18% का जो EPS अनुमान लगा के चल रहा है स्ट्रीट या फिर इनकी जो लेवल्स हैं वो प्राइस्ड इन है अब ज़्यादातर। और अब जो दमन की फैसिलिटी है उस पे US FDA के क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के आते हैं वो किए होगा। 1500 के लक्ष्य के लिए न्यूट्रल की रेटिंग के साथ आज एल्केम लैब्स पे JP मॉर्गन ने इनिशिएट किया है कवरेज। तो एल्केम लैब JP मॉर्गन की तरफ से अब शुरुआत हुई है कवरेज की। शुक्रिया नीति। ये तमाम स्टॉक्स आज एक्शन में रहने वाले और इस पर फटाफट एक राय ले ली जाए चार्ट्स को देखकर। एल्केम लैब खरीदना चाहिए क्या? क्योंकि कल मैं देख रहा था राकेश, ये तमाम मिड कैप फार्मा शेयर बड़े एक्शन में आते हुए देखा, बड़े दिनों बाद फार्मा शेयरों में हरियाली नजर आई है। कल बढ़ेगी क्या आज आगे मजबूती? अनिल जी, मजबूती बढ़ सकती है। कल की क्लोजिंग 1337 के अराउंड की है, नीचे में 1310 एक अच्छा सपोर्ट है। कोई बाय करना चाहे शॉर्ट टर्म के लक्ष्य ट्रेडिंग के नजरिए से तो 1310 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में देखें तो शॉर्ट टर्म में 1374 1377 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। और हेमंत की टीम में देखिए, मतलब हेमंत ठुकराल कह रहे हैं कि ल्यूपिन को खरीदना नहीं, ल्यूपिन हेमंत ठुकराल की टीम की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखिए जो उन्होंने लिस्ट हमें भेजी, भेल में तेजी करने की राय, साथ ही ल्यूपिन में भी खरीदारी करने की राय है। एक बार मयूरेश जी से पूछता हूँ, मयूरेश जी ये बताइए क्या व्यू बन रहा है? अब काफ़ी गिरावट देखी जा चुकी है। US FDA के जो कंसर्न्स थे उसके चलते शेयर काफ़ी पिट चुके हैं। क्या लगता है अब यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकते हैं? खरीदारी करनी चाहिए नतीजों से पहले? स्पेसिफिक रहना पड़ेगा हेमंत जी। और जैसे US FDA के कंसर्न्स उभरते आए हैं, आई थिंक रेमेडियल और रेजोल्यूशन इश्यूज को टाइम लगता है, तो आप अंदाज लगा के चले से 3 से 4 क्वार्टर एटलीस्ट फॉर टेकिंग दीज इश्यूज ऑन बोर्ड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक अर्निंग्स इंपैक्ट आता है। जो प्लांट्स पे आई थिंक जो भी दिक्कतें आती हैं वहाँ पे साइट ट्रांसफर्स करने पड़ते हैं, वहाँ पे एक एडिशनल कॉस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स में एक डीग्रोथ की उम्मीद होती है, स्पेसिफिकली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर और कपल ऑफ ईयर्स पर्सपेक्टिव। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक अगर टॉप टियर नेम्स हम फोकस करें तो सिप्ला इज समथिंग दैट आई एम लाइकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है जैसे इनका एक एक्सपेक्टेशंस है इनहेलर मार्केट में $3 बिलियन के आसपास की अपॉर्चुनिटी है, यूके मार्केट में एक $450 मिलियन की अपॉर्चुनिटी है, जो काफी आई थिंक उभर के आ सकती है दीज अप्रूवल्स कम थ्रू। दूसरी बात आई थिंक डोमेस्टिक बिजनेस में भी आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है, अर्निंग्स में एक 18% की ग्रोथ देखी जा सकती है और वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल है। तो मुझे लगता है अगर लार्ज कैप्स में एक लॉन्ग टर्म बेट लेनी हो तो सिप्ला इज समथिंग दैट आई एम जेन्युइनली लाइकिंग फ्रॉम अ 12 to 18 मंथ पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये है शेयर जहां पर एक्शन फार्मा स्पेस में दिख सकता है। लेकिन मैं राकेश की पिक्स देख रहा था और राकेश ने शॉर्ट करने की तरफ ज्यादा मूड बनाया है। IRB इंफ्रा, राकेश बड़े दिनों बाद किसी एक्सपर्ट ने इस पर राय दी है किसी भी तरफ, आपने शॉर्ट के लिए चुना है, क्यों? अनिल जी, IRB इंफ्रा में देखें तो कल एक नेगेटिव ब्रेकडाउन देखने को मिला है। चार्ट्स नेगेटिव हैं। नीचे में ऊपर में 226 रुपए 50 पैसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके स्टॉप लॉस होने चाहिए। 216 के लक्ष्य के लिए IRB इंफ्रा को बेचना चाहिए। दूसरा अनिल जी, अगर आप देखें मार्केट के अंदर पूरी मार्च की सीरीज में एक वी शेप रैली देखने को मिली थी। अगर आप देखें तो बजट के बाद से एक कंटिन्यूस रैली देखने को मिली है और कल के सत्र में पहली बार निफ्टी ने अपना एक क्रिटिकल लेवल 7582 का तोड़ा, बैंक निफ्टी ने क्रिटिकल लेवल तोड़ा, सीनेक्स आईटी इंडेक्स ने क्रिटिकल लेवल तोड़ा और तीनों इंडेक्सेस ने क्रिटिकल लेवल एक महीने की तेजी के बाद तोड़े हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो जो ट्रेडिंग बायस है वो नेगेटिव साइड में रखना चाहिए एटलीस्ट अगले 1-2 दिन के लिए। ऑलराइट, चलिए तो ये राय इन शेयरों पर, इन तमाम शेयरों पर बेरिश हैं। राकेश एक बार फिर से बता दूं, IRB, HUL और LIC हाउसिंग फाइनेंस। लेकिन अनिल, मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था जो अब आई है मेरे पास मल्टीप्लेक्सेस पर। हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे जंगल बुक की। मल्टीप्लेक्सेस पर जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रहे हैं कि देखिए बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच चौथी तिमाही थोड़ी सी ढीली रह सकती है, लेकिन FY17 इनके लिए काफ़ी बेहतरीन साल रहने वाला है और बैंक ऑफ अमेरिका बुलिश है PVR पर और आइनॉक्स पर। ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जिस पर वो तेजी करने की राय। एक बार चार्ट पर फटाफट राय ले लें। आइनॉक्स और PVR, ये दोनों स्टॉक कह रहे हैं ना, दोनों स्टॉक्स पे फटाफट निकालिए चार्ट्स जरा। जंगल बुक रिलीज हो रही है आज और मेरिल लिंच जैसे बड़े इन्वेस्टर्स अगर बुलिश हो रहे हैं
तो फिर तो कुछ तो कमाल होगा आज। आइनॉक्स पीवीआर दोनों के चार्ट्स खरीदने लायक हैं क्या राकेश? और अगर दोनों में से एक पसंद करना हो आप क्या खरीदेंगे? देखिए अनिल जी, पहले पीवीआर की बात करें तो एज ऑफ नाउ स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। स्टॉक एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। मौजूदा स्तर 725 के अराउंड के हैं। 747 के ऊपर निकलता है तब स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल होगा, तब स्टॉक को बाय किया जा सकता है। और दूसरा, अगर आप आयनॉक्स की बात करें तो यहां पर टेक्निकल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू पीवीआर पॉजिटिव लगता है। नीचे में 197 198 एक अच्छा सपोर्ट है और इस स्टॉक में 213 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अगर दोनों में से कोई एक स्टॉक चूज करना हो तो मैं आयनॉक्स के साथ जाना चाहूंगा। तो आइनॉक्स दोनों में से ज्यादा बेहतर दिख रहा है इस वक्त, ये राय है। होटल लीला के स्टॉक पर भी एक फटाफट चार्ट चेक ले लिया जाए। चेन्नई की प्रॉपर्टी बेचने के लिए 800 करोड़ की दाम तय की और जेएम फाइनेंशियल को इन्होंने बनाया है एडवाइजर। राकेश, बाजार खुलने वाले 30 सेकंड है हमारे पास, फटाफट बता दीजिए इसके लेवल्स। अनिल जी, 18 रुपए 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और इस स्टॉक के अंदर ऊपर में 20 रुपए 80 पैसे 21 रुपए 30 पैसे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एंटायर अनिल जी होटल स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। ईस्ट इंडिया होटल, इंडियन होटल, सबका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। ओके, तो ये एक राय इस शेयर पर। और कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे आज खबरों के दम पर, उन पे भी मैं नज़र बनाकर रखूंगा। आरकॉम, जहाँ नेगेटिव खबरें थोड़ी सी आती हुई दिखी है, वहाँ देखते हैं किस तरह का रुझान आज बनता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल चलिए, भारतीय बाजारों की शुरुआत जो होती दिख रही प्री ओपनिंग सेशन में वो शांत ही है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा मजबूत दिख रहा था, लेकिन हम खुलेंगे थोड़ा सा कमजोर, कल के लेवल के आसपास समझ लें 7,542 पर, और 20 अंक नीचे हम हैं। सेंसेक्स पे 4 अंक नीचे निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी भी 11 पॉइंट नीचे। कोई खास ऐसा रुझान दिख नहीं रहा ऊपर नीचे का, सुस्ती वाला मामला है। तो देखना तो ये इंटरेस्टिंग होगा हेमंत कि खुलने के बाद किस तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा संभावना है अभी तो, मुझे संभावना की आशंका करना चाहिए, लग रहा थोड़ा नीचे न चले जाएं। तो पहली टिक आती हुई 28 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी 8 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। ये है पहली टिक आपकी स्क्रीन पर। आइए, क्या है कमजोर? इन्फोसिस 1% नीचे, अदानी पोर्ट 1% नीचे, विप्रो कमजोरी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये 2-3 स्टॉक हैं जो 1% के आसपास कमजोर है, लेकिन कोई बड़ी कमजोरी वाला शेयर है नहीं। मजबूत क्या है? टाटा पावर 1.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में 1% की मजबूती। डॉक्टर रेड्डीज किसने खरीदने की राय दी थी अभी? शायद हमारे एक्सपर्ट में से डॉक्टर रेड्डीज की राय आती हुई दिखी थी खरीदारी की। टाटा मोटर्स 0.5% मजबूत खुला है। सिप्ला मजबूत है। ये तमाम शेयर मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। संदीप जैन की राय, संदीप जैन की मैं वही सोचा था, किसने तो आज सुबह सुबह बोला है और उसका असर तो पड़ता ही है, आप देख सकते हैं। केन इंडिया 3% नीचे, और इस वक्त रिलायंस कम्युनिकेशन 3% नीचे। जो हम बात कर रहे थे मूडीज की तरफ से आउटलुक घटाने की, स्टेबल से नेगेटिव, उसका असर दिख रहा है। अदानी पावर, ये इंटरेस्टिंग है, मतलब टाटा पावर 1.5% ऊपर है, अदानी पावर 1.5% नीचे। केपीआईटी टेक ये 2% आज फिर से नीचे, जबकि कल गिरा था अच्छा खासा 4-4.5%। वायदा कारोबार का ये टॉप लूजर था। टाटा स्टील 0.5% नीचे इस वक्त खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये है रुझान कमजोर शेयर का। मजबूत क्या है? फार्मा, डॉक्टर के अलावा देखिए अजंता फार्मा 2% ऊपर, टॉप गेनर। इसके अलावा देखिए स्ट्राइड सैशुन, ये मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। जिंदाल स्टील एंड पावर में 2.5% का उछाल है, ये तेजी के साथ आता दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये भी इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो ओवरऑल शुरुआत ठीक है, बिल्कुल भी बुरी नहीं है, क्योंकि कल तो जिस तरह से हमने अमेरिका की तेजी को भूल के एशियाई बाजारों की कमजोरी पे जिस तरह का रिएक्शन दिया, उसको देखिए। आज एशिया इतना कमजोर है लेकिन हम फिर भी स्टेबल है, तो बहुत अच्छी शुरुआत की जानी चाहिए। अब बस गिरे नहीं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन एक स्टॉक देखिए जिसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इफ्का लैब्स। हमारे टॉप 5 स्टॉक्स जो हम आपको हर रोज बताते हैं उसमें नंबर 2 पे ये शेयर था। और हमने आपको बताया था सुबह सुबह कि देखिए अब यूएसएफडीए की जिस तरह से गाज गिरी उनके प्लांट्स पर, उसके बाद से कुछ ग्लोबल फंड्स हैं, WHO जैसी जो बड़ी एजेंसीज हैं, वो यहाँ से दवाएं नहीं खरीदने वाली। ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, मलेरिया, ये सब इनकी दवाएं ये लोग खरीदते थे। अब आप देखिए ना, ये रिपोर्ट जिस तरह से बड़ी मीडिया एजेंसीज, रॉयटर्स और दूसरी एजेंसीज पर छपी है, उसके बाद से इस स्टॉक में देखिए तेज गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट गहराती जा रही है। 9-9.5% नीचे इफ्का का शेयर इस खबर के चलते आज गिर रहा है, ये एक बड़ी बात है। और देखिए 10% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है आज के सत्र में। केन इंडिया ये एक और ऐसा स्टॉक है, मतलब वापस से देखिए जिस तरह से केन एनर्जी ने कहा है कि वो अपनी बाकी की बची हुई हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। हालांकि वो जो शेयर है वो अभी लॉक्ड इन है, आईटी विभाग बेचने नहीं देगा उनको अभी। लेकिन आप देखिए एक तरह से लोग अब यही मानकर चलेंगे केन और वेदांता के बीच में जो विलय होने वाला है वो आगे और बढ़ेगा और केन
जो एनर्जी है उसकी सहमति एक तरह से मिलती हुई दिखी है। तो ये केन के लिए नेगेटिव खबर है, क्योंकि केन का कैश वहां पर जाता दिखेगा। वेदांता के लिए पॉजिटिव खबर है, केन के शेयर में आज 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए आज डेल्टा को पिछले कई दिनों से अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक दिखा रहा है, आज थोड़ा सुस्ती के साथ खुला है, आधे 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में भी कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। लेकिन छोटे मझोले शेयर हैं, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो 5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अशोका बिल्डकॉन देखिए 3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और कल भी हमने देखा था अशोका बिल्डकॉन में निचले स्तर से एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली थी। होटल लीला जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो भी देखिए 1% मजबूती के साथ खुलता हुआ। सागर सीमेंट जिनके आंकड़ों की बात हम कर रहे थे कि 42% ग्रोथ आई है साल दर साल इनकी सेल्स में, और देखिए 10% ये स्टॉक चढ़ा है आज के सेशन में। इनफैक्ट बड़ा तो काफ़ी ज़्यादा था, उससे भी ज़्यादा शायद इस वक्त 10% ऊपर नज़र आ रहा है। सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट, यहाँ पर भी कुछ खबर तो मैं पढ़ रहा था, जी हाँ, ये अपनी सब्सिडरी में स्टेक बेचने की बात कर रहे हैं। 6% ये स्टॉक भागा है। अशोका बिल्डकॉन आपने कल ही से इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था, आज आपकी टीम में शामिल था। जी आज हमारी टीम तो ये स्टॉक मजबूत खुलता हुआ दिखा है 3.5%। बांसवाड़ा सिंटेक्स एक और स्टॉक है जहां पर कोटक महिंद्रा ने खरीदारी की है, मकवायरी ने बिकवाली की है। कल एक बड़ा सौदा होता दिखा था, स्टॉक आज थोड़ा ऊपर आता हुआ दिखा है। किर्लोस्कर ब्रदर्स, यहाँ पर भी अमानसा ने बिकवाली की थी। कल हमने आपको सुबह सुबह बताया था, याद होगा आपको, कि देखिए ब्लॉक डील हुई है, बड़ा सौदा हुआ है। स्टॉक मेरे ख्याल से 120 रुपए के आसपास ब्लॉक हुआ था। उसके बाद एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली, कल 6% ऊपर जाकर बंद हुआ था और आज फिर से देखिए 3% मजबूत है। तो अच्छी तेजी यहाँ बन रही। रेडिंगटन जो एप्पल के ये आईफोन है एसी मॉडल आज से बेचना शुरू कर रहे हैं 39,000 रुपये में, और ये स्टॉक भी आज मजबूत खुलता हुआ दिखा इस खबर पर। आपका उदयपुर सीमेंट यह आज भी मजबूत खुला है, यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख रही है। NBCC 227 करोड़ के प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के ऑर्डर इन्हें मिले। आप देख सकते हैं स्टॉक में हरे निशान के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन अब स्टार परफॉर्मर तो मुझे सागर सीमेंट दिख रहा है, और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो आपने कहा इफ्का लैब। लेकिन अच्छी बात क्या है बाजार में, उस पर फोकस करते हैं। अब बाजार लाल से हरे निशान में आने के एक बार तो एक्चुअली आ चुके हैं हरे निशान में, अभी सिर्फ 2 अंक नीचे निफ्टी है, सेंसेक्स सिर्फ 13 अंक नीचे। और सबसे बढ़िया बात यह कि हरे निशान में आने की शुरुआत बैंक निफ्टी ने की है, जो बाजार के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल, लेकिन इफ्का लैब्स में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है थोड़ा चिंता में डालने वाली बात है। एक बार चार्ट्स पर राय ले लेते हैं। राकेश, कैसा लग रहा है ये स्टॉक, और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं जिस पर आपकी नजर होगी? देखिए हेमंत जी, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और जिस तरीके से स्टॉक का रुझान है, सेलोन रैली वाला स्टॉक है। नीचे में 520 525 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल्स क्लोजिंग बेसिस में टूटते हैं तब काफी दिक्कत स्टॉक में देखने को मिलेगी, तब नीचे में 440 445 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये रहा है इफ्का लैब पर। और चूंकि राकेश आपसे राय तो हम इस पर भी ले रहे थे सागर सीमेंट पर बाजार खुलने के पहले, लेकिन मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतना भाग जाएगा इन नंबर्स के दम पर। 12% ऊपर है, अब 490 के आसपास हाई बना है, 498 का। क्या करें इन लेवल्स पर? मौका बचा है खरीदारी का या आप छोड़ दें इसको? नहीं अनिल जी, अब तो एक नई टेरिटरी में स्टॉक एंटर करा है। 472 के ऊपर स्टॉक के अनचार्टेड टेरिटरी में गया है। एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अभी खरीदना चाहिए, थोड़ा सा डिप्स पे खरीदना चाहिए, बट डेफिनेटली खरीदना चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक में 540 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है ये। हेमंत, ये अजंता फार्मा में क्या हो रहा है? 4.25% मजबूत है और खुलते ही ओपन इंटरेस्ट 11% बढ़ गया 5 मिनट में। तो हालांकि क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो 40,000 शेयर ही नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी अचानक से इतना इंटरेस्ट आया है इस स्टॉक में और अच्छी खासी मजबूती के साथ। क्या हो रहा है सर? देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फार्मा में फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है। कल जैसे आपने अभी प्रोग्राम में खुद कहा कि मिड कैप फार्मास में काफ़ी ओआई बिल्टअप हो रहा था, तो मेरे ख्याल से, और अजंता फार्मा थोड़ा सा इलिक्विड और वॉलेटाइल भी ज़्यादा है, तो इसलिए भी थोड़ा जल्दी एकदम से रुझान जो है पॉजिटिव हो जाता है। बट कल वोकार्ड और बिंदो फार्मा, स्ट्राइड्स, इन सब में ऊपर इंटरेस्ट लॉन्ग पे ऐड हुआ है, तो मेरे ख्याल से आज वो फॉलो अप बाइंग देखने को मिलेगी। और वो लार्ज कैप्स में भी थोड़ा देखने को ज़रूर मिलेगा, जैसे मैंने लुपिन कहा था, डॉक्टर रेड्डी। तो फार्मा एज अ सेक्टर मेरे ख्याल आज काफ़ी आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को।
यहाँ फार्मा एज सेक्टर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अभी भी देखिए खुलते ही दिखा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज की बात अनिल कर रहे थे, 1% मजबूत है। स्ट्राइड्स शासन 2% मजबूत है। ल्यूपिन हेमंत ठुकराल कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अच्छी तेजी इस पूरे के पूरे पैक में आज बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए कमजोरी अगर कोई एक सेक्टर दिखा रहा है तो वो IT सेक्टर दिखा रहा है। और FNO में देखिए टॉप 3 लूजर्स में 2 IT सेक्टर के स्टॉक्स हैं, एक हेक्सावेयर और एक इन्फोसिस। इन्फोसिस के ADR में भी हमने देखा था गिरावट देखने को मिलती विदेशी बाजारों में। कोई ट्रेड नतीजों से पहले लेना चाहेंगे क्या आप मयूरेश? इन्फोसिस से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? जैसे मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी MNG, मुझे लगता है आई थिंक दे विल बी इजीली एबल टू मेंटेन एंड मीट देयर गाइडेंस स्पेसिफिकली ये फिस्कल के लिए। बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपेक्ट कर रही है कि 14% में डॉलर ग्रोथ होगी। वी हैव म्यूटेड आवर एक्सपेक्टेशंस, एक 12% की ग्रोथ ली है हमने अगले 2 साल के लिए डॉलर टर्म्स में। बट क्लियरली आई थिंक जितनी कैश इनके बुक्स पे है, जैसे यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ने की उम्मीद है, एक टेलविंड साबित हो सकते हैं। करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आई थिंक थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख सकती है इन टर्म्स ऑफ देयर फॉरेक्स हिट और गेन whatever might happen, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी फॉर अ कंपनी लाइक इन्फोसिस या टॉप टियर IT नेम्स काफ़ी अच्छी और बेहतर हो सकती है। इसलिए आई थिंक हम एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू बनाए रखते हैं ना सिर्फ इन्फोसिस पर बट टॉप टियर IT नेम्स पे ओवर द नेक्स्ट 2 years। एक और शेयर बड़े एक्शन वाला जिंदाल स्टील एंड पावर 4.5-5% चढ़ा है। हेमंत फटाफट देखिए वायदा कारोबार के आंकड़े, 11.5 लाख शेयर ऐड हो चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट में 3.25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। पूरा एक्शन हो रहा है इस वक्त वायदा कारोबार में खरीदारी की तरफ। 63 रुपए के आसपास फ्यूचर्स खरीदना चाहिए या देर हो गई है? नहीं सर, मैं अनिल जी मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक सबसे अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे मेटल स्टॉक में। अगर आज ये 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 60-61 के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक बार 67-68 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाए। बट स्टॉक वॉलेटाइल है, इसलिए मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि 60 का यानी 60 का एक स्टॉप लॉस लगा कर चलें और ट्रेड करें। मेरे ख्याल सारे मेटल्स के बाद अब ये कैचअप रैली करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली एक बार 67-68 जा सकता है। ऑलराइट अनिल, हम बात कर रहे थे बाजार खुलने से पहले PVR और आइनॉक्स की। आप देखिए ये शेयर भी मजबूती के साथ खुले हैं। ऐसे ठंडे बाजार में 1.5-2% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। 10 रुपए PVR इस समय ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो इन स्टॉक्स पर हालांकि वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स के ये शेयर है, अच्छी तेजी ये दिखा रहे हैं। आज चीनी के शेयरों में देखिए दूसरे दिन लगातार थोड़ी बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं आप इसे। बाजार का मूड जिस तरह से कमज़ोर हुआ है, बजाज, हिंदुस्तान, श्री रेणुका शुगर, ये वो पैक है जो थोड़ा सा वीक होता हुआ आज के सत्र में नज़र आ रहा है। गिरावट में राकेश क्या खरीदारी करना चाहेंगे या आपको लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिनके पास मुनाफे की पोजीशंस पड़ी हुई हैं? क्या राय रखते हैं आप? हेमंत जी, मेरा ऐसा मानना है शुगर स्पेस के अंदर मुनाफा वसूली करनी चाहिए, नई एंट्री इन स्तरों पे नहीं करनी चाहिए। टेक्निकली कोई चार्ट पैटर्न ऐसे नहीं है कि यहाँ पर फ्रेश परचेजिंग की जाए। समझदारी इसमें होगी कि एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। एक थोड़ी करेक्शन इन स्टॉक्स के अंदर ड्यू है, करेक्शन पे स्टॉक को खरीदना चाहिए। मौजूदा स्तरों पर मुनाफा वसूली करके पोजीशन से बाहर आना चाहिए। अच्छा, एक और स्टॉक जो हेमंत बाजार खुलने के पहले कह रहे थे कि गिरेगा, और वो है मारुति। 1% गिरा है, लेकिन 1% गिरना ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है साथ में, यानी कि मंदी की पोजीशन फ्रेश बन रही है अभी भी। 55,000 शेयर जुड़े हैं नए, 2% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। एक बार फिर से जरा रिवाइज कर दें अपने स्टॉप लॉस और टारगेट हेमंत आप। हाँ देखिए अनिल जी, जैसे मैंने कहा था कि इसमें काफ़ी फ्रेश शॉर्ट्स और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम सेलिंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से जो टारगेट्स हैं वो 3330, 3350 है, जहाँ नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जो भी रिकमेंडेशन पे शॉर्ट करे वो 3520 का एक स्टॉप लॉस लगा कर चले। ऑलराइट, चलिए तो लाल निशान में भारतीय बाजार हैं और बैंक निफ्टी वापस से आप देखिए 1/4% नीचे अब पहुंच गया है। बैंकिंग शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक और चीज है जो स्टॉक्स प्रेशर में है, बड़ा इंटरेस्टिंग, कल सुबह हम बड़ी चर्चा करते हैं रिको इंडिया 9 दिनों तक नीचे का सर्किट लगने के बाद, अब इसको आप खुशखबरी समझे ना समझे वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि आज नीचे का सर्किट नहीं है। और मैं क्यों खुशखबरी नहीं कह रहा हूँ नीचे का सर्किट नहीं लगने के बावजूद, क्योंकि आप ऊपर नजर देखिए 90 शेयर, वॉल्यूम सिर्फ 90 शेयर का हुआ है, तो कम से कम सर्किट नहीं लगी है। लेकिन अब देखते हैं कारोबार होता है, यानी कारोबार होना शुरू होगा। क्या स्टेयर्स बने एकदम सीढ़ियाँ नीचे जाने वाली, अब ये ऊपर वाली कब बनेगी पता नहीं, लेकिन
रिको इंडिया का स्टॉक जो ऑडिटर्स के साथ विवाद का सर्किट लिमिट अब चेंज होके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है और ऐसा हो रहा है। देखिए पॉसिबल है 330 रुपए 40 पैसे हो सकता है कि अच्छा जेड ग्रुप में ट्रांसफर होने के बाद 2% सर्किट हो जाता है, तो ये लोअर सर्किट ही है। 90 शेयर देखिए आप, तकलीफ वाली बात ये कि 90 शेयर भी नहीं बिक पा रहे हैं। इतनी कमजोरी के बाद अब सीढ़ियों की जो साइज है वो छोटी हो गई है मतलब 2%। अब दुख की बात ये है कि मैनेजमेंट अभी तक आके कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि क्या करना चाहिए। 7 दिन में देखिए 26% तक टूट चुका है रिको का स्टॉक। बहरहाल चीनी कंपनियों में देखिए प्रॉफिट बुकिंग और तेज होती जा रही है। अब बजाज हिंदुस्तान 3% नीचे, श्री रेणुका शुगर में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप तेजी की पोजीशंस देखें तो वो बन रही हैं कुछ पेंट कंपनियों में। बर्जर पेंट देखिए 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ये सेक्टर किस तरह के नंबर्स पेश कर सकता है इस बार मयूरेश, क्या उम्मीदें हैं? कच्चा तेल तो देखिए थोड़ा बहुत नीचे ही रहा है, कि अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इस सेक्टर से इस बार? जनरली आई थिंक हेमंत जी अगर देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन क्वाइट रीजनेबल। अगर Q3 के नंबर्स देखें हम, और जितनी आप बात कर रहे हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड की प्राइस हो या क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स के, काफी कुछ आई थिंक जेस्टेट कर चुके हैं ये कंपनी EBITDA मार्जिन में। इसलिए यहाँ से EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन आई थिंक काफी मुश्किल होगा बिल्ट इन करना एस्टिमेट्स में। दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि काफी कंपनियों ने आई थिंक कुछ प्राइस कट्स लाए हैं टू पुश थ्रू देयर वॉल्यूम ग्रोथ। तीसरी बात ये देखनी चाहिए अगर मानसून अच्छे होते हैं तो जो सेमी रूरल सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पे एक पुश थ्रू हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डिमांड कमिंग थ्रू, और इसमें अगले आने वाले क्वार्टर्स के लिए आई थिंक अच्छा खासा इनमें ग्रोथ आ सकता है। चौथा आई थिंक काफी कंपनी आई थिंक एटलीस्ट द टॉप टियर नेम्स वैल्यूएशन के हिसाब से हिस्टोरिकली प्रीमियम पे ट्रेड करती थी। क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? अगर मानसून अच्छे होते हैं, अगर स्पेंडिंग वापस आती है, अगर हाउसिंग की तरफ जैसे रीपेंटिंग डिमांड वापस आती है, मुझे लगता है आई थिंक जो प्रीमियम वैल्यूएशन से ये शायद सस्टेन कर पाए। तो मुझे लगता है नंबर्स ग्रॉस मार्जिन के हिसाब से काफी अच्छे हो सकते हैं। बॉटम लाइन इफेक्ट प्रॉब्ली विल बी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। तो अगर स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड करके हैं तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आप बार बार सीमेंट कंपनियों की बात कर रहे थे, आप देखिए साउथ की जो सारी की सारी सीमेंट कंपनियां हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी अभी हमारी नीचे जो टिकर्स हैं उस पर चल रहे थे ये सारे स्टॉक्स, NCL इंडस्ट्रीज, KCP, सागर सीमेंट, डेक्कन सीमेंट, आंध्रा सीमेंट, लंबी लिस्ट है उन साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनियों की जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिले। हालांकि इनमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जिनमें वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव बायसनेस यहां पर बनी हुई है। इंडिया सीमेंट 1.5% ऊपर, आंध्रा 6.5% ऊपर, काकटिया सीमेंट 5.5% ऊपर, NCL ये भी साउथ की है 5% ऊपर, यहाँ वॉल्यूम्स भी है मत। और आपका सागर सीमेंट तो देखिए 13.5% चढ़ गया, मतलब जबरदस्त मजबूती हो रही है सागर। अच्छा सागर सीमेंट का एक बार चार्ट बताएं, जहाँ तक मुझे याद है साल भर पहले मैं इस स्टॉक को 150 रुपये के आसपास देखा करता था, अगर मुझे सही ध्यान में है तो 150-200 रुपये से ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है। साल भर में 65% बढ़ा है और 2 साल में शायद उससे भी ज़्यादा होगा। काफ़ी ज़बरदस्त मजबूती है, 27-28% तो एक ही साल में ये बढ़ता हुआ नजर आया। ये इस वक्त का रुझान है बाजार में जो आप एक्शन देख रहे हैं। अब टाटा पावर पर एक राय ले ली जाए, क्या टाटा पावर और अदानी पावर खरीदारी करने का मौका दिखता है? मयूरेश, फंडामेंटली जिस तरह से कल एप्टेल का ऑर्डर आया उसके बाद क्या राय रखते हैं आप इन दोनों शेयरों पर? नहीं, ऑर्डर आई थिंक जैसे आया, आई थिंक वन रियली नीड्स टू वेट कि जो रेगुलेटरी बॉडी है ये क्या भी डिसीजन लेती है। और जैसे टाटा पावर के मैनेजमेंट ने कल आके बताया था जो वेरिएबल कॉस्ट था बिकॉज ऑफ द फ्यूल एडजस्टमेंट 25 से 30 पैसे का आई थिंक इनको एक नुकसान झेलना पड़ रहा था। अगर ये कुछ ऑर्डर पास होती इनकी तरफ तो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर कंपनीज, क्योंकि जितनी अंडर रिकवरीज हो रही थी आई थिंक दैट दे कैन प्रॉब्ली नॉट नो लॉन्गर आई थिंक कैरी इन देयर बुक्स। हाउएवर आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे अभी भी लगता है आई थिंक स्टेबल और सेफ शेयर में ही निवेश करना चाहिए। तो आई थिंक आई गो विद अ स्टेबल शेयर लाइक अ पावर ग्रिड, जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी है, जहाँ पे फिक्स्ड ROE होता है 15.5% के आसपास, और जहाँ पे जो पाइपलाइन है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्लस केपेक्स का 1 लाख करोड़ के ऊपर है, जो आई थिंक अच्छी खासी आई थिंक ग्रोथ के संकेत देता है। तो आई थिंक आई गो विद अ सेफ एंड स्टेबल शेयर इन दिस वॉलेटाइल मार्केट, और मैं चूज करूँगा पावर ग्रिड। और केन पर राकेश चार्ट देखकर बताइए क्या व्यू बन रहा है? आज ये स्टॉक भी थोड़ा कमज़ोर हुआ है, खासतौर पर जब जो पेरेंट कंपनी थी केन एनर्जी की, उन्होंने कहा है कि वो शेयरधारकों से मंजूरी मांग रहे हैं अपनी बकाया हिस्सेदारी बेचने के लिए। बाजार मानकर चल रहा है कि शायद अब केन वेदांता का विलय हो जाए और एक कदम है उस डायरेक्शन में। क्या केन में और गिरावट देखने को मिल सकती है? चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको?
हेमंत जी, चार्ट्स तो कुछ प्रॉमिसिंग नहीं है, ऊपर से एक रिवर्सल बना हुआ है। एज ऑफ नाउ 142 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 140 एक इमीडिएट सपोर्ट है, और अगर 140 के लेवल स्टॉक डिसाइसिवली तोड़ता है तब इस स्टॉक में नीचे में 132 131 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जो ये दर्शाता हो कि किसी भी गिरावट पे स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, किसी भी उछाल में रैली को यूज करना चाहिए स्टॉक से निकलने के लिए। ओके, उछाल में निकले, ये राय है आपके लिए इस वक्त। ओवरऑल ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पा रहे हैं। जो मैं निफ्टी की रेंज आज देख रहा हूँ 7,554 का हाई बनाया है, 7,526 का लो बनाया है, यानी कि मोटा मोटी 30 पॉइंट की रेंज में बाजार ने ट्रेड किया है आज के सेशन में। तो ये इस वक्त का रुझान। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प, इस स्टॉक को क्या हुआ है, ये क्यों इतना गिर रहा है? हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी पे टॉप लूजर हो गया, 2% नीचे। हेमंत, क्या राय रखते हैं हीरो मोटोकॉर्प पर? क्या शॉर्ट करना चाहिए? कल मुझे जहाँ तक याद है, हम 1-2 एक्सपर्ट्स ने हमारे शो में हीरो मोटोकॉर्प को शॉर्ट करने की राय दी। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसने कहा था, लेकिन आज ये गिरता हुआ दिखा है 2850 2900 के लेवल। राकेश, कहीं आपसे तो बात नहीं हुई थी कल हीरो मोटोकॉर्प पर? नहीं अनिल जी, मुझसे बात नहीं हुई थी, बट डेफिनेटली एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। एक करेक्टिव मोड में स्टॉक ने एंट्री ली है और ये करेक्शन थोड़ी सी डीपन हो सकती है। ओके, चलिए, तो इस स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन अगला हफ्ता अगर आप देखें तो 3 दिन का हफ्ता है, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे छुट्टी है, और इन्फोसिस के नंबर्स अगले हफ्ते आने वाले हैं। मॉनसून का पूर्वानुमान पर भी सबकी नज़र होगी। ये बताइए, मॉनसून के लिहाज से नरेश जी, कोई सेक्टर आपको लगता है ट्रेडर्स को इसी आज से ही ध्यान में रखना चाहिए अगले हफ्ते, जिसमें तेज़ी देखने को मिले? एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो स्काईमेट है, जो वो अपने बयान देगा, उसमें यही बताएगा शायद कि अच्छा मॉनसून इस बार रह सकता है। जनरली हम देखते हैं एफएमसीजी, फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी देखने को मिलती है। आप कौन से सेक्टर पर सबसे ज़्यादा बुलिश हैं? 3-4 क्षेत्र हेमंत जी, और क्लियरली आई थिंक एफएमसीजी और फर्टिलाइजर्स एक बहुत की बेनिफिशियरी हो सकते हैं अगर मानसून के ट्रेंड्स काफ़ी पॉजिटिवली डिटरमाइन होते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा, जैसे आई थिंक कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, और ऐड टू दैट द 7 पे कमीशन रिकमेंडेशंस अगर ये इंप्लीमेंट होते हैं तो सेमी अर्बन और रूरल पुश जो होती है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है टुवर्ड्स दी सेक्टर्स। तीसरा आई थिंक जो ऑटो शेयर्स हैं, स्पेसिफिकली जो रूरल साइड पे ये करते हैं, जैसे ट्रैक्टर शेयर्स हैं, जैसे एंसिलरी शेयर्स हैं, आई थिंक ये अच्छी तरह से आई थिंक परफॉर्म कर सकते हैं। और हालांकि 6 पे कमीशन में जो आई थिंक एरियर्स का एक कंपोनेंट था, वहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश थ्रू देखा था। 7th में वो शायद कंपोनेंट मिसिंग है। फिर भी हमें लगता है आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स कैन प्रोबब्ली कंट्रीब्यूट इन पुशिंग वॉल्यूम ग्रोथ जो लैंग्वेज हो रहा है। पेंट शेयर जैसे मैं पहले बात कर रहा था, आई थिंक वहां भी आई थिंक एक अच्छी खासी आई थिंक उलझान हो सकती है। तो आई थिंक दीज आर 3-4 सेक्टर्स दैट कैन बेनिफिट वेरी वेरी पॉजिटिवली अगर मॉनसून काफी अच्छे रहे। ऑलराइट, चलिए, तो मॉनसून का पूर्वानुमान कैसा आता है इसके ऊपर सबकी नज़र रहने वाली है अगले हफ्ते। ये एक बड़ा इवेंट होगा जिसको क्लोजली सब लोग ट्रैक करेंगे। कुछ और स्टॉक्स देखिए, जेट एयरवेज जैसे शेयरों में एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। जिस तरह से घरेलू बाजार में देखिए लोड फैक्टर में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये वो स्टॉक है जो कमजोर बाजार में अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहा है। 1.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बार देख लेते हैं स्पाइसजेट में भी क्या तेजी है, इंटरग्लोब में भी क्या तेजी है। इस पैक पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जी हाँ, देखिए स्पाइसजेट में भी तेजी है। कल मैं पढ़ रहा था कि जो घरेलू डिमांड है वो काफ़ी बढ़ रही है, और स्पाइसजेट ने खास तौर पर अपने जो संख्या है उड़ानों की वो ज़्यादा बढ़ा दी है समर सीजन के डिमांड को देखते हुए। तो इस पैक के ऊपर आज आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। लेंगे हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ जो हेमंत ठुकराल ने कहा था, और जो हेमंत को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके लिए, जिंदाल स्टील एंड पावर, जब मैं हेमंत से बात कर रहा था 3.5-4% ऊपर था। मैंने बोला कि इतनी पोजीशन बनी है, क्या करना चाहिए? हेमंत ने कहा अभी भी तेजी बाकी है, देखिए 6-7% ऊपर हो गया। तो कितना मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, 3% के रिटर्न्स अभी भी आते हुए दिख रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हेमंत की सलाह सुनी होगी ध्यान से और उस पर अमल किया होगा। चलिए हेमंत, अच्छी कॉल्स आपकी और बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। हेमंत, आपका भी, और साथ ही राकेश बंसल और मयूरेश जोशी का भी आज हमारा साथ देने के लिए पहला सौदा में। लेकिन बता दें आपको, CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम।